हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। मुग़ल प्रशासन क्या है, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए हम बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकग्राउंड क्या है। देन हम देखेंगे नेचर ऑफ मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, मुग़ल का पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम कि मनसबदारी सिस्टम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जागीरदारी सिस्टम कि जागीरदारी सिस्टम क्या होता है। उसके बाद देखेंगे हम रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कि मुग़ल का रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। और सबसे एंड में जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इन सारे टॉपिक्स को कवर कीजिएगा और एंड तक बना रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। और सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, इसमें देखेंगे हम बैकग्राउंड कि मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकग्राउंड क्या है। देखिए बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो मुग़ल बैकग्राउंड की, तो इसमें देखिए द मुग़ल रूल्ड इंडिया फॉर मोर देन 3 सेंचुरी 1556 से 1857। देखिए मुग़लों ने 3 शताब्दियों से अधिक समय तक किस पर शासन किया, भारत पर। याद रखिएगा मुग़ल जो थे उन्होंने इंडिया पर कितने टाइम तक शासन किया, 3 सेंचुरी तक। बाबर इन्वेडर इंडिया एंड वोन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीती। याद रखिएगा कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो बाबर ने जीती थी और कब, 1526 में। द क्लासिक पीरियड ऑफ द एम्पायर स्टार्टेड इन 1556 विद द असेंशन ऑफ अकबर द ग्रेट ऑफ द थ्रोन टू द थ्रोन। साम्राज्य की क्लासिक अवधि जो है 1556 में सिंहासन के लिए महान अकबर के उद्यम के साथ शुरू हुई। याद रखिएगा कब शुरू हुई, 1556 में। किसके असेंशन के साथ, अकबर के। उसके बाद हम देखेंगे अंडर द रूल ऑफ अकबर एंड हिज सन जहांगीर। अकबर और उनके बेटे जहांगीर के शासन के तहत इंडिया इंजॉय इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज रिलीजियस हार्मनी। इंडिया क्या कर रहा था, आर्थिक प्रगति के साथ साथ धार्मिक सद्भाव का आनंद लिया। जो अकबर और उनके बेटे जहांगीर थे उनके शासन में क्या हुआ, इंडिया में आर्थिक प्रगति हुई और धार्मिक सद्भाव भी हुआ। एंड द मोनार्क वर इंटरेस्टेड इन लोकल रिलीजियस। जो मोनार्क थे एंड कल्चर ट्रेडिशन, सम्राट जो थे स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में रुचि रखते थे। यानी कि जो वो वहाँ के मोनार्क यानी कि जो सम्राट थे वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, लोकल रिलीजियस में। जो वहाँ का लोकल रिलीजियस था, वहाँ का धर्म था। और किस चीज़ में, कल्चर ट्रेडिशन में, जो वहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं थे। क्या समझ आया, जो हमारा मुग़ल एम्पायर था उसने कब तक रूल किया इंडिया पर, 3 सेंचुरी 1556 से 1857 तक। उसके बाद बाबर ने जो अपना पानीपत की पहली लड़ाई जीती वो कब जीती, 1526 में। और जो क्लासिक अवधि की अगर बात करते हैं तो वो कब से स्टार्ट हुई, 1556 अकबर के टाइम से। उसके बाद जो अकबर और उनके बेटे जहांगीर थे उन्होंने क्या किया, आर्थिक प्रगति के साथ साथ यानी कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ क्या, रिलीजियस हार्मनी को एंजॉय किया। और उसके बाद वहाँ पर उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, वो लोकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन में। अब देखते हैं हम आगे। द रेन ऑफ शाहजहाँ द 5th एम्परर वॉज द गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। 5वें सम्राट शाहजहाँ का शासनकाल किसके लिए जाना जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर। याद रखिएगा, ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा एज है जिसको गोल्डन एज ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर बोला जाता है, किसका टाइम पीरियड था वो। तो किन के टाइम पीरियड को बोला गया है, शाहजहाँ का शासनकाल। He erected several large monuments and the most famous of which is the Taj Mahal at Agra as well as the Moti Masjid Agra, the Red Fort, the Jama Masjid Delhi and the Lahore Fort। उन्होंने कई बड़े स्मारकों का निर्माण किया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शाहजहाँ की, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध आगरा में ताजमहल है, मोती मस्जिद आगरा, लाल किला जामा मस्जिद दिल्ली और लाहौर का किला। द मुग़ल एम्पायर reached the zenith of its territorial expanse during the reign of Aurangzeb and also started its terminal decline in his reign due to Maratha military
रिसर्जेंस अंडर शिवाजी भोसले। देखिए मुगल साम्राज्य जो थे वो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अपने क्षेत्रीय विस्तार के चरम पर पहुंच गया और शिवाजी भोसले के तहत मराठा सैन्य प्रोत्थान के कारण उनके शासनकाल में क्या हुआ, इसका अंतिम पतन भी शुरू हो गया था। यानी कि जो मुगल साम्राज्य था वो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान क्या हुआ था, उनका जो टेरिटोरियल था वो एक्सपेंस होने लगा था। और लेकिन जब शिवाजी भोसले का टाइम आया तो उनका क्या हुआ, जो उनकी शिवाजी भोसले की मराठा मिलिट्री थी उसके टाइम पर इनके शासनकाल का क्या होने लगा, डेक्लाइन होने लगा। ये जो मुगल टाइम पीरियड था उनका, तो वो शिवाजी के आने से क्या हुआ, उसका पतन होने लगा। अब देखते हैं आगे। देन द मुगल दैट इज आफ्टर औरंगजेब वर वीक रूलर। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो मुगल हैं वह कमज़ोर शासक थे। यानी कि औरंगजेब के बाद जो सारे शासक आए मुगल, वो कैसे थे, वीक रूलर थे। द मैक्सिमम इनोवेशन एंड चेंज इज इन एडमिनिस्ट्रेशन वर मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग अकबर रेन। जो ज़्यादातर अकबर शासनकाल के दौरान प्रशासन में अधिकतम नवाचार और परिवर्तन प्रकट हुए थे। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सबसे ज़्यादा परिवर्तन प्रकट हुए, वो कौन सा था, वो था अकबर। जो कि ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा चेंजेस देखे गए, इनोवेशन देखा गया, वो किसके टाइम पर देखा गया, अकबर के टाइम पर। इनफैक्ट मनसबदारी सिस्टम इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एरा। वास्तव में मनसबदारी प्रणाली मुगल काल की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली है। मनसबदारी सिस्टम, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड में आप देखिएगा कि मनसबदारी प्रणाली क्या होती है। ये जो थी मुगल काल की क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली थी। और ये किसने स्टार्ट की, अकबर ने। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हैड ऑल द मेजर एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रिवेन्यू, पुलिस, जुडिशियल एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल काल में क्या था, प्रशासन, राजस्व, पुलिस, न्यायिक और कार्मिक प्रशासन के सभी प्रमुख तत्व थे। देखिए मुगल काल में क्या क्या था, पुलिस भी थी, रिवेन्यू भी था, जुडिशियल भी था और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। ये सारी चीज़ें हमें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिली। आइए अब हम देखते हैं नेचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बैकग्राउंड क्या थी। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषताएं क्या थी, आइए देखते हैं। द सेलिएंट फीचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर, फर्स्ट है हमारा फॉरेन ओरिजिन, यानी कि विदेशी मूल। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लार्जली बेस्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो मुगल प्रशासन था वो काफ़ी हद तक कैसा था, मध्य एशिया तक फॉलो द सेंट्रल एशिया। जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी हद तक कैसा था, मध्य एशिया में अपनाई जाने वाली प्रशासनिक प्रणालियों पर आधारित था। फॉलो इन द सेंट्रल एशिया, यानी कि वो सेंट्रल एशिया को फॉलो करने वाला था। द फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वार एडजस्ट टू द इंडियन सेटिंग। विदेशी प्रशासनिक प्रणालियों को भारतीय सेटिंग्स में, यानी कि भारतीय व्यवस्था में समायोजित किया गया। जो उन्होंने सेंट्रल एशिया से जो क्या सिस्टम लिया उसको क्या किया गया, हमारे इंडिया में जो था उसमें उसको समायोजित किया गया, उसको एडजस्ट किया गया। फॉर इंस्टांस द मनसबदारी द सिस्टम वाज ए प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। जो ये उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि जो ये मनसबदारी सिस्टम है ये क्या है, मध्य एशिया यानी कि उज्बेक का एक प्रोडक्ट है। याद रखिएगा, ये जो मुगल थे इन्होंने काफ़ी हद तक जो अपनी प्रशासनिक प्रणाली थी, जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो कहाँ से लिया, वो सेंट्रल एशिया से लिया। जो सेंट्रल एशिया में एडमिनिस्ट्रेशन था उसी को फॉलो किया। और एग्जाम्पल इन्होंने मनसबदारी का दिया है कि जो ये मनसबदारी सिस्टम है ये इन्होंने सेंट्रल एशिया से लिया है और ये वहीं का एक प्रोडक्ट था। ये हमने इसका पढ़ा फॉरेन ओरिजिन, यानी कि विदेश से इन्होंने क्या क्या लिया। अब पढ़ते हैं मिलिट्रिस्टिक इन नेचर, यानी कि ये प्रकृति में सैन्यवादी, यानी इनकी सेना का क्या था। द फंक्शनरीज ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर होल्डिंग पोजीशन। मुगल प्रशासन के जो पदाधिकारी थे वो काफ़ी अच्छे पदों पर थे। दो देवर सिविलियन ऑफिसर इन द टाइम ऑफ पीस, यद्यपि वे शांति के समय में कैसे होते थे, सिविलियन ऑफिसर होते थे, नागरिक अधिकारी होते थे। देवर मिलिट्री ऑफिसर इन द टाइम ऑफ वार। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो मुगल प्रशासन के जो अधिकारी थे, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर थे, वो क्या करते थे, जब अगर वहाँ पे पीसफुल है, कुछ भी नहीं है, शांति का समय है, तो वो कैसे होते थे, सिविलियन ऑफिसर, वो नागरिक अधिकारी होते थे। अगर कोई वॉर का टाइम है, युद्ध का टाइम है, तो वो अपना रूप कैसा कर लेते थे, मिलिट्री ऑफिसर के रूप में। याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं हम सेंट्रलाइज्ड डेस्पोटिज्म। थर्ड पॉइंट हमारा सेंट्रलाइज, यानी कि केंद्रीकृत निरंकुशता। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन वाज
सेंटर्ड ऑन द किंग हैड ऑल द पावर। देखिए सेंट्रलाइज, अगर हम डेस्पोटिज्म की बात करें तो पूरा प्रशासन किस पर केंद्रित था, सेंटर्ड ऑन द किंग, सारा प्रशासन जो था वो राजा पर केंद्रित था। और राजा के पास क्या थी, सारी पावर किसके पास थी, राजा के पास थी। वहाँ पर किंग क्या होता था, सुप्रीम होता था। किंग हैड ऑल द पावर्स, यानी कि राजा के पास सारी शक्तियाँ थीं। अब देखेंगे हम फोर्थ पॉइंट, फोर्थ है हमारा कागजी राज, जिसको बोलेंगे हम, देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सेप्ट फॉर एक्चुअल कंडक्ट ऑफ कैंपेन, अभियान का जो वास्तविक संचालन को छोड़कर, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरी आउट थ्रू कागज, यानी कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन किसका यूज़ करते थे, कागज के माध्यम से किया जाता था। आपने देखा होगा कि मुगलों के टाइम पर क्या कागज़ पर सब कुछ चलता था उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। किस चीज़ को छोड़कर, जो अभियान का वास्तविक संचालन था, यानी कि एक्चुअल कंडक्ट जो था कैंपेन का, उसको छोड़कर बाकी जो सारा काम किया जाता था वो कागज़ पर किया जाता था। इसलिए ये कागजी राज जो था मुगलों के टाइम का था। अब हम 5 पॉइंट पढ़ेंगे हम अपना। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति का सशक्त मिश्रण, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। द मुगल रूलर्स रिवर्ट द टीचिंग एंड प्रीचिंग ऑफ द उलेमाज, यानी मुगल शासक जो थे वो उलेमा कौन होते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो मतलब उसकी जो किस तरीके से, जैसे इसको सरिया को मानते हैं, ये जो दीन इलाही, एक तरीके से जो दीन को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके रूल को बताते हैं कि अल्लाह एक है, उस तरीके के जो जैसे मौलाना टाइप, उनको बोलेंगे उलामा के उपदेश और उपदेश को सम्मान, यानी उन्होंने जो भी बोल दिया उसका जो भी उपदेश दिए उनका सम्मान करते थे। और ये क्या फॉलो करते थे, इस्लामिक ट्रेडिशन, दे फॉलो द इस्लामिक ट्रेडिशन। याद रखिएगा, ये जो उलेमा होते थे उनके उपदेश को मानते थे, उन्होंने जैसा बता दिया उसी का सम्मान करते थे और इस्लामी परंपराओं का पालन करते थे। अब देखते हैं हम आगे, 6 पॉइंट हमारा है, देयर वाज इंटरवेंशन ऑफ रिलीजन इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, राज्य की राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप हुआ, यानी कि राज्य की जो राजनीति थी उसमें किसका इंटरवेंशन हुआ, रिलीजन का। जादूनाथ सरकार सेड दैट मुगल किंग हैड 2 डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड देयर सब्जेक्ट, जदूनाथ जो सरकार थे उन्होंने कहा कि मुगल राजाओं का अपने विषय के प्रति 2 अलग अलग दृष्टिकोण थे। कौन कौन से अलग अलग दृष्टिकोण थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला था मुस्लिम्स, यानी कि सोशलिस्टिक अप्रोच, मुस्लिम क्या थे, समाजवादी दृष्टिकोण था। और दूसरा हमारा क्या था, टू हिंदू, लिमिटेड टू रिवेन्यू एंड पॉलिटिकल फंक्शन, हिंदुओं के लिए क्या था, राजस्व और राजनीतिक कार्यों तक सीमित थे। हाउएवर दिस आर्गूमेंट बाय सरकार इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी, हालांकि सरकार के इस तर्कों को कई लोग स्वीकार नहीं करते थे। जैसे सरकार ने क्या कर रखा था, उनको रिवेन्यू एंड पॉलिटिकल फंक्शन तक क्या कर रखा था, लिमिटेड कर रखा था, जो कि जो ये डिसीजन था उसको बहुत से लोग क्या करते थे, एक्सेप्ट नहीं करते थे। इट फॉलो द आइडिया एंड वैल्यू ऑफ मुस्लिम एंड एट टाइम इट वाज वाइज्ड अगेंस्ट द हिंदू, इसने मुसलमानों के आदर्शों और मूल्यों का पालन किया और कभी कभी ये हिंदुओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण था, यानी कि मुसलमानों के जो आदर्श और मूल्य थे उनका पालन किया और ये हिंदुओं के लिए कैसा था, पक्षपातपूर्ण था। अब देखते हैं 6 पॉइंट हमारा, ओवर इम्फेसिस इन रिवेन्यू एंड पॉलिटिकल फंक्शन, राजस्व और पुलिस कार्यों में इन्होंने क्या किया, अधिक जोर दिया। लेस इम्फेसिस इन एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कम जोर दिया। याद रखिएगा मुगल एम्पायर के टाइम पर क्या था, इन्होंने एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने हेल्थ सर्विस पर भी ध्यान नहीं दिया। नो इंटरेस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनका जो साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। याद रखिएगा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो थे उनको साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अब देखते हैं हम 9th पॉइंट, इंटरप्राइजिंग नेचर, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंटरप्राइजिंग इन नेचर, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड कारखानाज मेंटेन्ड बाय द स्टेट वाज फर्मली इंटरेंसेड इन सिस्टम। उद्यमी प्रकृति, यानी कि इंटरप्राइजिंग नेचर जो है, उद्यमी प्रकृति, मुगल प्रशासन प्रकृति में उद्यमी था। मुगल प्रशासन कैसा था, उद्यमी था। राज्य द्वारा बनाए गए, यानी कि उद्योग धंधे थे, राज्य द्वारा बनाए गए सार्वजनिक निगम कारखानों की अवधारणा दृढ़ता से प्रणाली में निहित थी। वहाँ पर क्या था, पब्लिक कॉरपोरेशन था, कारखाने थे, मेंटेन किए गए थे किसके द्वारा, स्टेट द्वारा। याद रखिएगा मुगल काल में क्या था, मुगल काल में जो थे कारखाने और पब्लिक कॉरपोरेशन था। अब हम पढ़ते हैं
पॉइंट नंबर 10, लेस एम्फेसिस इन फॉर फ्लंग एरियाज। दूर दराज के क्षेत्रों में क्या था, इन्होंने कम जोर दिया था, यानी कि दूर दराज तक ये कम ध्यान देते थे। अब देखते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, नेचर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखें तो द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंटेड ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन एक्स्ट्रा इंडियन एलिमेंट्स। मुगल प्रशासन में क्या देखा आपने, भारतीय और इसके अतिरिक्त भारतीय तत्वों का संयोजन प्रस्तुत किया। जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि उन्होंने सेंट्रल एशिया का एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया था, तो इसलिए उन्होंने कुछ इंडियन लिया, कुछ एक्स्ट्रा इंडियन लिया और उसको क्या किया, कॉम्बिनेट कर दिया। और मोर करेक्टली, इसको क्या सही ढंग से, और ये क्या बोला, इसको क्या बोला गया, इट वाज द पेर्सो अरेबिक सिस्टम इन इंडियन सेटिंग। इसको भारतीय सेटिंग में फारस और अरबी प्रणाली बोला गया। ये कैसी प्रणाली थी, भारतीय सेटिंग में फारस और अरबी प्रणाली थी। द फ्रैक्शन ऑफ अथॉरिटी इन द प्रोविंसेस, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सूबेदार एंड द दीवान। देखिए याद रखिएगा, ये डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच थी, सूबेदार एंड द दीवान। वाज बेस्ड ऑन द सिस्टम प्रिवेलिंग अंडर द अरब रूलर इन इजिप्ट। प्रांतों में अधिकार का विभाजन सूबेदार और दीवान के बीच था, और सत्ता का विभाजन मिस्र में अरब रूलर के तहत प्रचलित प्रणाली पर आधारित था। जो यहाँ पर जो सत्ता का जो ये सिस्टम था, सत्ता का जो विभाजन था, ये यानी कि डिवीज़न ऑफ पावर जो था, ये कहाँ की प्रणाली पर आधारित था, अरब रूलर यानी कि इजिप्ट की। याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं कि हम इम्पैक्ट ऑफिसर टू असिस्टेंट एम्परर, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से ऑफिसर्स थे और उनका क्या क्या काम था, या क्या क्या उनका इम्पोर्टेंट ऑफिसर थे और उनका क्या क्या उसमें रोल था। वजीर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, एक्सचेकर थे एंड रिवेन्यू। मीर बख्शी कौन थे, पे मास्टर, जनरल, मिलिट्री एंड अकाउंट वाले, जो अकाउंट सिस्टम जिसके अंडर आता था उनको मीर बख्शी बोलते थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको वजीर बोला जाता था। चीफ काजी अगर हम 3rd नंबर पर देखें तो उसको जुडिशियल हेड को क्या बोला जाता था, चीफ काजी। ये कैसे थे, ये कानून, लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल, ये कानून को देखते थे, जो कि सिविल एंड क्रिमिनल दोनों तरह का था। उसके बाद अगर हम देखें चीफ सदर, ये कैसे थे, रिलीजियस हेड। जो यहाँ के रिलीजियस हेड होते थे उसको क्या बोला जाता था, रिलीजियस हेड को बोला जाता था चीफ सदर। और जो जुडिशियल हेड थे उसको चीफ काजी। आप ऐसे याद रखते हैं कि जुडिशियल हेड काजी, रिलीजियस हेड सदर। उसके बाद देखेंगे हम दरोगाए डाक चौकी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंटेलिजेंस। जो जिसके पास पोस्ट डिपार्टमेंट रहता था और इंटेलिजेंस का, उसको क्या बोलते हैं, दरोगाए डाक चौकी। दरोगाए तोपखाना, इसको डिपार्टमेंट और आर्टिलरी। और दीवाने तान कौन होते थे, टू लुक आफ्टर सैलरी, जो कि आप सैलरी को देखते थे। अब मैं इसको आपका हिंदी दिखाती हूँ। ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं मुग़ल एम्पायर के। अब देखते हैं हम हिंदी। इसका हिंदी में मैं आपको बताती हूँ। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि इसको मैचिंग में पूछ लिया जाता है, या पूछ लिया जाता है कि मुग़ल के टाइम पर ये कौन होते थे। देखिए, वजीर कौन होते थे, वजीर होते हैं प्रधानमंत्री, राजकोष और राजस्व देखने वाले। जो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री का रूल होता है मुग़ल काल में, वो कौन, उनको क्या बोला जाता था, वजीर। मीर बख्शी जो कि वेतन मास्टर, सैन्य और लेखा कार्यालय को देखते थे, यानी कि मिलिट्री और अकाउंट डिपार्टमेंट को ये देखते थे, इनको बोला जाता था मीर बख्शी। उसके बाद मुख्य काजी, इनको बोलते थे न्यायिक प्रमुख, और ये कानून, दोनों तरह के कानून को देखते थे, जैसे कि सिविल और आपराधिक। मुख्य सदर धार्मिक, इनको धार्मिक देखे जाते थे, ये धार्मिक बंदोबस्ती और दान वगैरह देखते थे। दरोगाए डाक चौकी, जो कि डाक और खुफिया विभाग को देखते थे। दरोगाए तोपखाना, ये तोपखाना विभाग को देखते थे। दीवाने तन, ये वेतन की देखभाल करते थे। दीवाने तन, अगर वेतन से रिलेटेड आप से पूछ लिया जाता है उसको याद रखिएगा, दीवाने तन। और दीवाने खलीसा, क्राउन लैंड की ओर देखभाल करने वाले। तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने पढ़ा मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें आज हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं आइए हम देखते हैं, क्योंकि हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर करना बहुत इम्पॉसिबल था। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज की वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। देखिए, आज की वीडियो में हमने इसका बैकग्राउंड भी देखा है, हमने इसका नेचर ऑफ मुग़ल भी पढ़ा है, उस मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है, हमने पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ा है,
और बाकी ये जो हमने मनसबदारी, जागीरदारी, रेवेन्यू, प्रोविंशियल, इसको हमने सिर्फ लाइन वाइज पढ़ा है। और इसको डीपली पढ़ने के लिए आप पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। मैं पार्ट 2 पर लेकर आऊँगी ये 4 टॉपिक, क्योंकि 4 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, बाकी के 4 टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने एक ही पार्ट, हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देकर ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।